आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर जो 12 तक दिए हुए थे उनको हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। अगर आप उन प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो आप जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो 13 है उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो बताना है इसमें से सदिश राशि कौन सी है। तो जो चाल प्रवणता है वो क्या है, वो सदिश राशि है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड में कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी का कौन जो रहता है वो स्थिरीकृत करता है। पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उनका आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है। तो ये करते हैं शैवाल। तो देखिए शैवाल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो क्या करते हैं, पृथ्वी पर जो संपूर्ण रूप से पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड उसका कम से कम ये आधा % क्या करते हैं, स्थिरीकृत उसको कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए थर्ड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड नंबर में दिया हुआ है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा होता है। मतलब इंसुलिन का स्रवण कौन सी ग्रंथि करती है, डायरेक्ट इसका ये मतलब है। तो ये करती है अग्नाशय। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, तो एडेनिन भी पाया जाता है, थायमिन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है, यूरेसिल जो होता है वो नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर कह रहा है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण जो मानव का रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो प्राप्त हमको लिपियाँ प्राप्त हुई हैं वो लिखी कैसे जाती थी। तो जो उनकी देखिए पहली पंक्ति होती थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और जो दूसरी पंक्ति होती थी वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में कह रहा है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे इनके प्रथम अध्यक्ष, तो ये थे महाकश्यप। जो महाकश्यप थे वो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है नहीं है। तो देखिए मुंबई भी है, कोचीन भी है, लेकिन जो चेन्नई है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। और जबकि विशाखापत्तनम भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ऑप्शन इसका सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जिसको रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी भी कहते हैं, का जनक किसको माना जाता है। मतलब कौन सा गवर्नर था जिसकी ये नीति अपनाई थी, मतलब जिसका ये जनक था। तो ये कौन से गवर्नर जनरल थे, तो इनका नाम था वारेन हेस्टिंग। इन्होंने ही घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को अपनाया था। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, वामपंथी विचारों पर आधारित जो फॉरवर्ड ब्लॉक थी की स्थापना कब हुई थी। उसका जो हमको सन बताना है कब हुई थी, तो 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर में कह रहा है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो ग्रैंड बैंक है वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो वो अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये स्थित है, जहाँ पे मछली का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है, हमें इनको आपस में सुमेलित करना है। एक तरफ शीतोष्ण घास मैदान दिए हुए हैं और दूसरे साइड में उनमें स्थित जो वो देश हैं उनको दिया गया है। इनको हमें आपस में सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है, कैंटरबरी जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। वहीं पुस्ताज घास के मैदान देखिए तो वो कहाँ पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं हंगरी में। अगर हम लोग देखते हैं बेल्ड, तो बेल्ड कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। और जो पंपास घास के मैदान होते हैं वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। तो ये गीत स्वदेशी आंदोलन का था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 14 नंबर। इसमें कह रहा है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया गया ये बताना है।
ये किया गया था 3 जून 1947 को। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का जो है वो सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का भाग होता है। क्योंकि संसद देखिए 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग है और अध्याय वो कौन सा है जो संघ राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो कौन सा भाग बताना है और कौन सा अध्याय है वो? तो वो है भाग 11 और अध्याय 1। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 नंबर में क्या दिया हुआ है इसको देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र जो थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था? तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। वहीं अगला हम लोग देखते हैं 19 नंबर। इसमें कह रहा है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट इसके संपादक कौन थे पूछ रहा है? तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर। 20 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 21 में कह रहा है श्रम गहन उद्योग कौन से कहलाते हैं? मतलब जो श्रम गहन उद्योग होते हैं किनको हम श्रम गहन उद्योग कहेंगे? तो उन उद्योगों को कहेंगे जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो उनको क्या कहेंगे? उनको हम लोग श्रम गहन उद्योग कहेंगे। तो ऑप्शन जो 21 होगा उसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है निर्धनता का दुष्चक्र ये अवधारणा पूछी जा रही है किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी रेगनर नक्स के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी होगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेद त्रयी मतलब 3 वेदों का संग्रह। तो किसको वेद त्रयी कहा जाता है इसको हमको बताना है। तो इसमें से देखिए जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको वेद त्रयी कहा जाता है। मतलब इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 24 नंबर। 24 में कह रहा है कौन सा वक्र ये बताता है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी में आपस में संबंध है? तो ये जो फिलिप्स वक्र है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर। 25 में कह रहा है बुग्याल या प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगला देखिए जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो क्या कारण है? तो वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। तो ये इनमें से जो सभी कारण दिए हुए हैं ये सभी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। अगला देखिए 27 नंबर। 27 में कह रहा है कौन प्रत्यक्ष कर है? इसमें से हमको डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताना है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। तो देखिए इसमें से कह रहा है व्यक्तिगत कर, तो ये भी डायरेक्ट टैक्स है। निगम कर, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। सीमा शुल्क, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। सेवा कर, ये भी डायरेक्ट नहीं है। तो मतलब जो पहला और दूसरा है वो डायरेक्ट टैक्स है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है। 28 में कह रहा है पारिस्थितिकी जो शब्द है किसने दिया था? मतलब पारिस्थितिकी जो शब्द है उसको किसने दिया था? ये दिया था हैकेल ने। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आइए हम लोग 29 नंबर देख लेते हैं। 29 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो देखिए जो लकड़ी होती है उसमें ध्वनि की चाल इसमें से जो दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें से लकड़ी की जो लकड़ी में होगी वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो अगर जो वायु में ध्वनि की चाल होती है उससे 17 गुना ज़्यादा होती है चाल लकड़ी में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि लकड़ी और वायु में किस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होगी तो लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। क्यों?
क्योंकि लकड़ी में जो होती है वो वायु की तुलना में 17 गुना तेज क्या होती है, ध्वनि की स्पीड होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वायु से भी तेज किस में चलती है, 17 गुना तेज लकड़ी में ध्वनि की स्पीड होती है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। 30 नंबर में कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं। ये मतलब किस प्रकार की तरंगे हैं ये बताना है। तो ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो कौन सा है वो, तो वो है थैलोफाइटा। तो ये क्या है, ये वनस्पति जगत का जो है वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा ये समूह है। अगला देखिए 32 में कह रहा है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार होता है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये हमेशा सीधा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक निश्चित डायरेक्शन में ही होता है। अगला देखिए 33 में कह रहा है निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो खाद्य है वो किससे रिलेटेड है, हरित क्रांति, ठीक है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, ये भी ठीक है। उद्यान जो है वो सुनहरी क्रांति से, कुक्कुट पालन वो भूरी क्रांति से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन जो इसमें डी होगा यही करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। अगला देखिए 34 नंबर, इसमें कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में हमें उनको अरेंज करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये इसका सीक्वेंस होगा। तो ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। आइए 35 नंबर देख लेते हैं। 35 में हमको सुमेलित करना है। एक तरफ परियोजनाएं दी हुई हैं, दूसरे साइड में उनकी रिवर दी हुई हैं, वो किस नदियों पर बनाई गई परियोजनाएं हैं, इनको हमें आपस में सुमेलित करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो तिलैया परियोजना है वो है बराकर नदी पर। किस पे है, वो बराकर नदी पर है। पंचेत बांध है वो किस नदी पर है, तो वो दामोदर नदी पर है। वहीं हम लोग अगर बाण सागर परियोजना देखें तो ये है सोन नदी पर, और जो रंजीत सागर बांध परियोजना है वो रावी नदी पर है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, 36 देख लेते हैं। 36 में कह रहा है कौन देश स्थल रुद्ध जिसको लैंड लॉक कहते हैं, इसमें से बताना है कौन सी है वो लैंड लॉक कंट्री है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें से जो बी है पराग्वे, वो क्या है, वो लैंड लॉक कंट्री है। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 37 नंबर। 37 में कह रहा है ग्रैंड कैनियन घाटी निम्नलिखित में से किस नदी धारा से बनी तंग घाटी है। मतलब कौन सी नदी ये बनाती है ये घाटी को, ये बताना है। तो ये बनाती है कोलोराडो नदी। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो बताना है कि कौन सी जो समिति है वो रिलेटेड नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो एल.एम. सिंघवी ये भी रिलेटेड है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है थुंगन कमेटी, तो ये भी रिलेटेड है। बलवंत राय मेहता, तो ये तो रिलेटेड है ही है। दिनेश गोस्वामी, ये समिति रिलेटेड नहीं है पंचायती राज व्यवस्था से। तो ऑप्शन जो डी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए हम लोग 39 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 39 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा क्या है, अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो किस द्वारा ये व्यवस्था की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है संविधान सभा को निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। तो कौन सी समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी, तो वो थी प्रांतीय संविधान समिति। तो ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए 41 में कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सज़ा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। मतलब इसका ये है रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर जो होगा उसी में कहा गया है कि मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। तो किस मतलब जजमेंट में ये बात निकल कर सामने आई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये निकल कर आया था जो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 का मैटर था, उसमें ये बात निकल कर सामने आई थी कि अगर हम लोग किसी को मृत्युदंड देंगे तो वो देंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए 42 नंबर देख लेते हैं। 42 में कह रहा है लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है। तो ये किस खेल से रिलेटेड है, तो ये सब हैं लॉन टेनिस से। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है।
अगला देख लेते हैं 44 नंबर। इसमें कह रहा है किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। कौन सी भाषा है जिसको इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो वो कहा जाता है तेलुगु को। तेलुगु को क्या कहा जाता है, इटालियन ऑफ द ईस्ट लैंग्वेज इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 45। इसमें कह रहा है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, तो यह हुआ था मौर्यों के काल में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 46। इसमें कह रहा है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है। मतलब ये चंद्रगुप्त की बंगाल की विजय जो है वो किस अभिलेख में वर्णित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये वर्णित है जो महास्थान का अभिलेख है वहाँ पे ये वर्णन किया गया है। अगला देखिए 47 में कह रहा है चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था। मतलब चोलों का पूछा जा रहा है कि राजकीय चिन्ह क्या था, तो वो था इनका बाघ, तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 48 में कह रहा है एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से रिलेटेड हैं, तो वो हैं देखिए बौद्धों से भी हैं, जैन से भी हैं, हिंदुओं से भी हैं। तो एलोरा की गुफाएं इन तीनों धर्मों से रिलेटेड हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आइए 49 देखते हैं। 49 में कह रहा है गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, मतलब कब इनको महात्मा की उपाधि दी गई, एक तरह से ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं। तो इसमें कह रहा है भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था, तो ये मोहम्मद गोरी ने आरंभ किया था। अगला देखिए कुछ इसमें स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम था अलब्तगीन। महमूद गजनी जो थे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो महमूद गजनवी ने ये धारण की थी, वो पहला शासक था। अगला देखिए महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी भी हैं, फिरदौसी भी हैं, फारूकी भी हैं, उतबी भी हैं। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है इसका पहला आक्रमण 1000 में हुआ था तथा अंतिम आक्रमण जो है 1000, यहाँ पे 27 दिया हुआ है, कभी कभी उसको 26 भी दिया रहता है, जो सोमनाथ पर आक्रमण होता है वो दिया हुआ है। देखिए कहा कि 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर इनका आक्रमण जो रहता है उसको विशेष प्रसिद्धि मिली है, मतलब एक तरफ से वो कहा जाता है कि उसमें इसने विशाल संपदा को लूटा था, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध भी ये जो इसका आक्रमण होता है वो माना जाता है। अगला देखिए इसमें पॉइंट दिया हुआ है मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 में और दूसरा आक्रमण इसने किया था 1178 में। कहाँ पे किया था, पटना गुजरात पर किया था। इस समय वहाँ का शासक जो था भीम सेकंड था और इसी ने इसको हराया भी था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कुछ युद्ध दिए हुए हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य हुआ था, गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। वहीं द्वितीय जब युद्ध होता है 1192, एक साल बाद ही, तो गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, लेकिन इस बार गौरी विजयी रहता है। अगला देखिए चंदावर का युद्ध 94 में होता है, गौरी और जयचंद के मध्य होता है, इसमें गौरी विजयी होता है। अगला देखिए एक तरफ अभिलेख दिए हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक तरफ अभिलेख दिए हुए हैं और दूसरे साइड इनके दिए हुए हैं शासक, इनको देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो देखिए दिया हाथी गुफा अभिलेख, ये किससे है, ये कलिंग नरेश खारवेल से रिलेटेड है। वहीं जूनागढ़ अभिलेख देखिए तो ये रुद्रदामन से है। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन सेकंड से है। मंदसौर अभिलेख जो है नरेश हैं यशोवर्मन उनसे रिलेटेड है। नासिक का देखिए बहुत बार पूछा जाता है, तो यह है गौतमी बालश्री से रिलेटेड। और भीतरी देखिए स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। तो ये था जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, उसको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग प्रैक्टिस सेट के साथ।